दोस्तों 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया साल 2021-2022 के लिए। और ये आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद केंद्रीय सरकार का ये पहला बजट था और मंदी की मार झेलने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा तमाम जो कारोबारी हैं इस देश के, वो उम्मीद कर रहे थे कुछ ऐसे प्रस्तावों की जिससे जो इकोनॉमी का चक्का है फिर वो तेजी से चलने लगे, मंदी दूर हो, सभी को काम मिले, गाड़ियों को लोड मिले। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम समीक्षा करेंगे इस बजट की ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एंगल से। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए क्या है इस बजट में और क्या नहीं है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव जो है आपके कारोबार पर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई इस बजट के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिहाज से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रैपेज पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जब से मोदी सरकार आई है तब से ये बात चल रही है। जो वाहन निर्माता कंपनियां, उनका भी जोर लगा हुआ था, एनवायरनमेंट से जुड़े लोगों का भी जोर लगा हुआ था कि जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करना, उनको कबाड़ करने की नीति सरकार जल्द से जल्द लाए। तो आखिरकार ये 6-7 सालों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ऐलान कर दिया कि ये इसको मंजूरी दे दी गई है और कुछ ही दिनों में जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, वो इसका ऐलान करेंगे, इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। इसके बारे में एक अलग से रिपोर्ट ऑलरेडी आप ट्रांसपोर्ट टीवी पर देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो ऊपर हम लिंक दे रहे हैं, आप इसको जरूर देखें। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है वो है जीएसटी को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी में एक बदलाव किया गया था कि जो ई वे बिल है आपका, उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक रिपोर्ट हाल ही में की थी, जिसके अंदर बदलाव ये हुआ था कि अब तक क्या होता था कि अगर 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी ने जाना है तो आपको 1 दिन मिलता था। ई वे बिल की जो वैलिडिटी थी वो 1 दिन रहती थी, लेकिन अब क्या है 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलना शुरू हो गया है। तो उसको वापस लेने की मांग जो हमारी बड़ी संस्थाएं हैं वो कर रही थी, लेकिन उसमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला है। बल्कि ये हो गया कि अगर आपकी गाड़ी पाई गई किसी ई वे बिल, एक्सपायर ई वे बिल के साथ, यानी कि उसका ई वे बिल वैलिड ना हुआ और गाड़ी आपकी पकड़ी गई, तो आपकी जो पेनल्टी है वो पहले 100% लगती थी, अब 200% लगेगी। ये एक दूसरा बड़ा जो है झटका कह लें या दूसरी बड़ी बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेके इस बजट में पाई गई है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन, आप डरिए मत इस शब्द से, इसका सीधा सीधा मतलब यह है संपत्ति बेचना, संपत्ति बेचकर पैसे कमाना। उसको अंग्रेजी में एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, अलग अलग नाम उसे दिए गए हैं। पहले इसको निजीकरण बोला जाता था, प्राइवेटाइजेशन। आजकल उस शब्द को छोड़ दिया गया है, तो नए नए शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसमें एसेट मोनेटाइजेशन इस बार बजट में इसको बोला गया, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोला गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिहाज से क्या चीज़ है ऐसी जो बेच दी जाएगी, जो आज की डेट में पब्लिक की है, सरकार की है, लेकिन सरकार ने बेचने का ऐलान किया है। बताऊंगा आपको, उससे पहले एक लिस्ट फटाफट मैं आपको पढ़ दूं जो मुख्य चीज़ें इस बजट में अनाउंसमेंट की गई हैं बेचने की। सरकारी संपत्ति जो है, एसेट्स ऑफ पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भारत सरकार अपना हिस्सेदारी बेचेगी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो हैं, गेल की, आईओसीएल की, एचपीसीएल की, जितनी भी पाइपलाइंस हैं उनको भी बेच दिया जाएगा, उन्हें मोनेटाइज कर लिया जाएगा। इसके बाद टियर 2 और 3 छोटे शहरों के अंदर जो एयरपोर्ट है उसके अंदर भी सरकार अपना जो हिस्सा है, संपत्ति है, वो बेच देगी। इसके बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसके एसेट्स हैं, उसके अंदर रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें भी हिस्सेदारी भारत सरकार अपनी बेचेगी। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार का अदारा है, इसके अंदर भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड के नाम से आप लोग जानते हैं, उसके अंदर भी संपत्ति बेची जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम, जितने भी खेल के जो स्टेडियम हैं अलग अलग तरह के, उनको भी बेचने की बात इस बजट में की गई है। और अब आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपके पास क्या है जो सरकारी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है सड़कें।
जो नई सड़कें हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर ही बना रहा है, या NHAI बनाती है तो उसके ऊपर बाद में टोल का प्रावधान कर देती है। अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, हमने कई रिपोर्ट्स इसके ऊपर की हैं, TOT, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, TOT मॉडल से बोला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अंग्रेजी को छोड़ दें, बीच में से अगर असली चीज निकालें तो वो ये निकलती है कि जो ऑलरेडी बनी बनाई सड़कें हैं, आपके ही टैक्स से बना दी गई थी, पहले अच्छी खासी चल रही हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा। फिर वो प्राइवेट कंपनी 30 साल तक वहां पर टोल वसूलेगी आपसे। तो एक ही सड़क का पैसा आप 2 बार देंगे, पहले सरकार को दिया टैक्स के रूप में, अब प्राइवेट कंपनी को देंगे टोल टैक्स के रूप में, टोल फीस के रूप में। तो इसके अंदर बजट में अनाउंस किया गया है 5 बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको बेच दिया जाएगा। 5 ऐसी सड़कों के पोर्शंस हैं जिनको बेच दिया जाएगा। 5000 करोड़ रुपया उससे जुटाने की कोशिश रहेगी सरकार की। इसके अंदर जो 5 स्ट्रेच है फटाफट मैं आपको बता दूं। एक तो है तेलंगाना के अंदर कोथाकटा बाईपास, 32.6 किलोमीटर लंबा है ये, इसे बेचा जाएगा। 75 किलोमीटर लंबा है गुजरात के अंदर पालनपुर अबू रोड जो है, उसे भी बेच दिया जाएगा। 31 किलोमीटर लंबी अबू रोड से लेकर स्वरूपगंज गुजरात के अंदर, इसे भी बेचा जाएगा। 160 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ कोटा और चित्तौड़गढ़ बाईपास राजस्थान के अंदर ये जो स्ट्रेच है, इसे भी बेचा जाएगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से लेकर बेलगाम तक 77 किलोमीटर की एक स्ट्रेच और है, इसे भी बेच दिया जाएगा। तो ये कुल जो हमें जानकारी मिली है 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको सरकार अगले 1 साल में बेचने का प्लान है और 5000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। और बेचने के बाद ऑब्वियसली इसके ऊपर सरकार को तो पैसा मिलेगा और आपको नए नए अच्छे टोल प्लाजा मिलेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर एग्री सेस लगा दिया गया है, लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ा है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी उतनी घटा दी गई है और एग्री सेस लगा दिया गया है। तो नेट इम्पैक्ट जो है पेट्रोल और डीजल के रेट में वो कुछ खास नहीं पड़ा है, उसका सीधा सीधा असर फिलहाल कोई भी नहीं पड़ा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ध्यान रखने वाले लोगों की या जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी नज़र ये भी थी कि जो पुरानी 2-3 डिमांड्स हैं इतनी पुरानी हो गई हैं, अब तो शायद संस्थाओं ने लेटर लिखना भी छोड़ दिया है सरकार को, उसके ऊपर भी ध्यान था कि शायद कोई रिलीफ वहां पर मिल जाए। जिससे सबसे पहले 44AE के अंतर्गत जो है इनकम टैक्स की जो दरें हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, छोटे जो ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ी मालिक हैं, उसमें उम्मीद थी बहुत देर से कि उसमें जो टैक्स की दर है उसे कम किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। उसके अलावा TDS वापस लेने की बहुत इवन जो चक्का जाम हुआ था उसमें एक बड़ी मांग थी और प्रॉमिस भी किया गया था सरकार के द्वारा कि TDS जो है वापस ले लिया जाएगा छोटे जो गाड़ी मालिक हैं उनसे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई राहत नहीं है। इसके अलावा पूरी इंडस्ट्री, वाहन निर्माता और गाड़ी मालिक सभी की ये रिक्वेस्ट थी कि जो गाड़ियां आप खरीदते हैं कमर्शियल व्हीकल, उसके ऊपर 28% टैक्स लगता है। तो 28% GST की जगह 18% अगर कर दें तो कम से कम 10% गाड़ी की कीमत कम हो सकती थी, लेकिन उसमें भी कोई राहत नहीं मिली है। हाँ, एक काम और हुआ है कि कुछ ऐसे ऑटो पार्ट हैं, कुछ ऐसे कलपुर्जे हैं गाड़ियों के जो बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी पहले 7.5 से लेकर 10% लगती थी, अब बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो थोड़े से कुछ ऐसे ऑटो पार्ट्स होंगे जो विदेशों से आते थे, वो आपको पहले से महंगे मिलेंगे। इसके अलावा मांग थी कि जो लॉकडाउन के अंदर सबको पता है कि 70-80% गाड़ियां खड़ी थी, चल नहीं पाई, मोरेटोरियम आया था, उसका भी कुछ खास फायदा लोगों को नहीं हुआ है। जो NBFCs हैं या फाइनेंस कंपनी है वो लगातार लोगों की गाड़ियां पकड़ रही हैं। पहले 3 किस्तों पर पकड़ते थे, आज की डेट में एक ही किस्त पर भी ऐसी कंपनियां हैं जो गाड़ियां पकड़ लेती हैं। उसके ऊपर रिलीफ की उम्मीद थी, ऐसी कोई अनाउंसमेंट उसको लेकर भी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आपको सच में इस बजट से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिहाज से कोई उम्मीद थी, किसी राहत की उम्मीद थी, तो माफ़ कीजिए, ऐसी तो कोई राहत हमें तो नज़र नहीं आई। अगर आपको आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो GST के अंदर मैंने आपको बताया कि 200% की पेनल्टी कर दी गई है, इस मुद्दा ये काफ़ी पेचीदा मुद्दा है, इसको डिटेल में समझाने के लिए हम एक और वीडियो 1 आधे दिन में ही लेकर आ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट TV के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाकर रखें और हर रोज ट्रांसपोर्ट TV को जरूर देखें। इसके साथ ही एक और गुजारिश आपसे, वो ये कि ट्रांसपोर्ट मॉल ने फेसबुक पेज लॉन्च किया है, इसे जरूर आप लाइक करें। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट TV और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे।
तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पांस भी अच्छी तरह से मिला है। और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।